बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट क्लब पेपर 24/11/2024 इवनिंग पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब मुनक़िद होती है? याद रखिएगा, हेल्ड होती है वो 1951 में हेल्ड होती है। और पाकिस्तानी सेंसस के हवाले से ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने साल के बाद होती है। याद रखिएगा, हर 10 साल के बाद होती है अमूमी तौर पर जी। हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद होती है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, गिनेंगे तो जानेंगे। तो हर 10 साल के बाद पाकिस्तान में जो मर्दमशुमारी होती है, सेंसस होती है, वो हर 10 साल के बाद होती है। एक और सवाल ये भी है कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सेंसस कब कंडक्ट कराई गई थी? इन सब कॉन्टिनेंट अगर बात की जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो मर्दमशुमारी कराई गई थी वो 1881 में कराई गई थी, 1881 में कराई गई थी। एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान में जो सेंसस जो कराई गई है वो कौन सी थी? याद रखिएगा, 7th सेंसस थी, याद रखिएगा जी। और 7th सेंसस लेकिन अपनी मुनफरिद नौइयत की पहली डिजिटल सेंसस थी, याद रखिएगा जी। डिजिटल सेंसस थी जो कि डिजिटल टैब के जरिए, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए, टैब के जरिए जो है वो सेंसस कंडक्ट कराई गई थी। और ये पाकिस्तान में 7वीं और अपनी नौइयत की मुनफरिद यानी कि डिजिटल मर्दमशुमारी कब कराई जाती है? 2023 में कंडक्ट होती है। ये भी सवाल आपने याद रखना है जी। सो पाकिस्तान में 7वीं और अपनी नौइयत की डिजिटल और पहली डिजिटल मर्दमशुमारी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में फर्स्ट डिजिटल सेंसस कब कंडक्ट कराई गई थी? वो याद रखिएगा 2023 में कंडक्ट कराई गई थी। और ये पाकिस्तान की कौन सी सेंसस थी? ये 7th सेंसस थी। और पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट कराई गई? 1951 में कंडक्ट कराई गई थी। बट सब कॉन्टिनेंट के हवाले से सवाल पूछा जाए तो वो 1881 में सबसे पहली सेंसस कंडक्ट कराई गई थी। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पेपर में अगला सवाल कौन सा था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, इन 1999 निशान हैदर अवॉर्डेड इन कारगिल वार। कारगिल की जंग में निशान हैदर कितने शोहदा को दिया गया था? वो 2 शोहदा को दिया गया था, याद रखिएगा। उन 2 शोहदा में कौन से हैं? एक है हवलदार लालक जॉन साहब और दूसरे हैं कर्नल शेर खान साहब, कर्नल शेर खान साहब। इन 2 शोहदा को कारगिल की जंग में जो है वो निशान हैदर दिया गया था कि जिए तो मिसले गाजियां, मरे तो हैं शहादतें, इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र निशान हैदर पाने वाले वो कौन सी शख्सियत हैं? याद रखिएगा, वो है राशिद मिन्हाज साहब। वो कौन से हैं? राशिद मिन्हाज साहब। ये कम उम्र, सबसे कम उम्र कब? 20 साल की उम्र में, याद रखिएगा जी, कि अपनी जवानी भी इस सांप जिलाली परचम के नाम कर दी। 20 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। और कब नोश किया? 1971 में, याद रखिएगा। 1971 की जंग में जो राशिद मिन्हाज साहब थे उन्होंने 20 साल की उम्र में जो है जामे शहादत नोश किया और उनको निशान हैदर भी दिया गया। एक और सवाल जो पेपर में ये पूछा हुआ था कि मेजर राजा अजीज भट्टी वाज मर्टायर्ड, कब शहीद होते हैं? वो 1965 की जंग में वो शहीद होते हैं। और फिर ये सवाल उर्दू अदब के हवाले से भी पूछा जा सकता है, रिटन पेपर्स या इंटरव्यू के हवाले से। जो निशान हैदर है, ये जो निशान हैदर है आपके सामने जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है जी। निशान हैदर क्यों दिया जाता है? ये मौला अली, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत, दिलेरी, बहादरी, हैदर करार की जो शुजात बहादरी है, उसी के हवाले से एक सिंबॉलिक जो है एक अवार्ड दिया जाता है जो पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं। और उन शोहदा को निशान हैदर ये नवाजा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा? द रिवर थैम्स इज लोकेटेड इन, रिवर थैम्स कहाँ पे वाक़ है? ये लंदन इंग्लैंड में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है बेटा?
वो है नील, याद रखिएगा बेटा जी। और अगर वो अब पूछे कि बाई वॉल्यूम, वो पूछे, याद रखिएगा जी, बाई वॉल्यूम, ठीक है, या लार्जेस्ट पूछे, तो वो कौन सा है बेटा, वो याद रखिएगा, वो है अमेज़न है, याद रखिएगा जी। और फिर रिवर रावी के हवाले से अपने ये सवाल याद रखना है बेटा, रिवर रावी, लाहौर, सो लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ये दरिया रावी के किनारे के ऊपर वाक़ई है। इसी तरह से हडसन रिवर जो है उसके वाले से अपने याद रखना है, हडसन रिवर, इसको याद रखना है न्यूयॉर्क के हवाले से बेटा। सो न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर पे वाक़ई है, और लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ, ये रिवर रावी, दरिया रावी के किनारे के ऊपर वाक़ई है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है, वो नील है, याद रखिएगा। और अगर भाई वॉल्यूम के हवाले से पूछा जाए, याद रखिएगा, फिर वो कौन से हैं, वो है अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड इन, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड कब की जाती है, अपने ये लफ्ज़ लाजमी याद रखना है, वो है 1928 में। और इसी के रिस्पांस में क़ायद-ए-आज़म साहब 1929 को 14 पॉइंट्स पेश करते हैं, याद रखिएगा जी, 14 पॉइंट्स बाय क़ायद-ए-आज़म जो है वो 14 पॉइंट्स पेश करते हैं इन रिस्पांस टू द नेहरू रिपोर्ट। वो कब पेश करते हैं, 1929 में वो पेश करते हैं। उसके बाद रोहतास फोर्ट, किला रोहतास बिल्ट बाय शेर शाह सूरी, ये जो है कहाँ पे है, ये जेहलम में है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज, और इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन एक और टर्म आपने ख्याल करना है जी कि फादर ऑफ कंप्यूटर वो कौन सा है बेटा, वो चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अगर सवाल इस तर्ज का पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बेटा, कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है इसके फादर कौन से हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बेटा, वो कौन से हैं, याद रखिएगा, वो हैं एलन ट्यूरिंग साहब, एलन ट्यूरिंग। तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि अगर वो जनरल सवाल पूछे आपसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वो कौन से हैं, नन द अदर, द वन एंड ओनली, दैट इज वो हैं एलन ट्यूरिंग, अपने ये याद रखना है जी। सो ये ट्रिकी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है एग्जाम में इसी तरह से स्टेम जो सवाल की स्टेटमेंट होती है उसे स्टेम कहते हैं, तो उसको आपने थोड़ा सा गौर करना होता है कि वहां वो किस चीज के बारे में पूछ रहा है। द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स होता है फसलों के ऊपर, वो कौन सा होता है, वो होता है ओशर होता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए चोगोलगोमा ग्लेशियर इज इन विच कंट्री, तो पाकिस्तान में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, वो एम्पेयर होता है, याद रखिएगा। और जो करंट है बेटा उसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, I इज इक्वल टू Q ओवर T। और जो करंट की डेफिनेशन होती है बेटा, याद रखिएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट बेटा बोलते हैं उसको जी, उसको कहते हैं करंट बोलते हैं जी, ठीक है। और फिर जो करंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट बेटा जी। जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, याद रखिएगा जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस बेटा जी। और जो कन्वेंशनल करंट है, कुछ जो थ्योरीज है वो ये भी बताती हैं कि कन्वेंशनल करंट भी होता है बेटा जी। सो कन्वेंशनल करंट वो कौन सा होता है बेटा, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है बेटा, याद रखिएगा जी, फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस होता है जी, ठीक है। और फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेयर करता है वो कौन सा है, याद रखिएगा, वो है एमीटर, याद रखिएगा जी, एमीटर, टू मेयर द अमाउंट ऑफ करंट, याद रखिएगा जी, टू मेयर अमाउंट ऑफ करंट, के कितना करंट गुजर रहा है, टू मेयर अमाउंट ऑफ करंट, करंट कितना गुजर रहा है, वो कौन सा करता है बेटा, वो
एमिटर है। और फिर गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वानोमीटर जस्ट डिटेक्शन ये करता है कि आइदर द करंट इज प्रेजेंट और नॉट, बट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट, एग्जैक्ट जो करंट की क्वांटिटी है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा मेयर करता है? वो एमिटर मेयर करता है। और जो करंट होता है बेटा वो एसी डीसी दो तरह का करंट होता है बेटा। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट बेटा, इट्स नॉट असिस्टेंट कमिश्नर, इट्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इस वजह से बेटा क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ है ना वो हर लम्हे तब्दील होती रहती है जी, ठीक है, दैट्स अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी है ये बेसिकली डायरेक्ट करंट है बेटा जी, दैट इज डायरेक्ट करंट। और इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो सॉ टूथ होती है, या तो यस या तो नो, 1 और 0, 1 और 0 याद रखिएगा जी, ठीक है। तो एसी करंट और डीसी करंट, और जो सेलों में स्टोर्ड करंट होता है वो कौन सा करंट होता है? वो डीसी करंट होता है, याद रखिएगा। तो करंट के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से, साइंस के हवाले से ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब। और जबकि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो हैं लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब जी, ठीक है। और जो अब पाकिस्तान के करंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो है शहबाज शरीफ साहब। करंट जो है वो है शहबाज शरीफ साहब, और ये पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम है, याद रखिएगा जी। इससे पहले भी यही थे, 23वें भी यही थे, और जो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर कासिम के अब्बा आई के खान इमरान खान साहब थे जी, ठीक है। 22वें, 23वें और 24वें शहबाज शरीफ साहब है। और पाकिस्तान की वो कौन सी खातून वज़ीर आज़म हैं कि जिनको मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ हासिल है? वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, शहीद जमहूरियत, जिनको 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेट कर दिया गया था जी। अगला हमारे पास सवाल है कि नो और नेवर, रिटन बाय नो और नेवर, किसने ये पम्फलेट लिखा था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में ये पम्फलेट लिखा था। हु डिजाइन्ड पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान का जो झंडा है वो अमीरुद्दीन कुदवाई ने क्या किया था? उसकी जो है वो डिज़ाइन तैयार किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला हुक्मरान कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं। और इसी तरह से अगर सवाल पूछा जाए कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले, मुगलिया सल्तनत का बानी वो कौन से हैं? वो है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं कि जिन्हें मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसके बाद है कि 8th 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो 5 ईयर्स प्लान होते हैं तो उसमें 8 5 ईयर प्लान्स वो कहाँ से है? 1993 टू 1998 है। उसके बाद है कि अदर नेम ऑफ गोडविन ऑस्टन, उसका दूसरा नेम क्या है? K2 है, और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है, याद रखिएगा जी। इसकी हाइट कितनी है बेटा? ये भी सवाल अक्सर का जो है रिपीटेड क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ द K2 इज, तो K2 की हाइट कितनी है बेटा? 8611 मीटर है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि नुसरत जहां, द फर्स्ट वुमेन मुस्लिम यूएस फेडरल जज, बिलोंग्स टू विच कंट्री? इनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि विच मोटरवे कनेक्टेड लाहौर एंड अब्दुल हकीम, वो कौन सी मोटरवे है? वो है M3 मोटरवे, जो इन दो को कनेक्ट करती है। अपोजिट ऑफ इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है कि शामिल करना, और इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सक्लूड करना या ओमिट कर देना, खारिज कर देना, निकाल देना, ये इसका अपोजिट है, याद रखिएगा। वर्ड्स और एंटोनिम के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि एंटोनिम ऑफ हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड का मतलब है कि जल्दबाजी में करना, क्विकली और बेतरतीबी अंदाज में करना जी, ठीक है, इर्रेगुलर पैटर्न से करना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम है ऑर्गेनाइज्ड, उसका एंटोनिम है, उसका मैनेज्ड भी हो सकता है जी, वेल मैनेज्ड। ऑर्गेनाइज्ड है बेटा जी, मुनज़्ज़म अंदाज में, याद रखिएगा जी, मुनज़्ज़म अंदाज में, ठीक है। उसके बाद है कि कुलभूषण यादव वाज कैप्चर्ड फ्रॉम, ये माशकिल बलूचिस्तान से इसको कैप्चर किया गया था, और फिर अभी तक भी इसका जो केस है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी तक ये केस पेंडिंग है, अभी तक ये चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी दलाल दिए जा रहे हैं और इंडिया की तरफ से भी दलाल दिए जा रहे हैं। जो आलमी अदालत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पे अभी तक ये स्टिल केस पेंडिंग पड़ा है।
अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुकिंगम पैलेस ये कहाँ पे वाक़ है? ये रॉयल रेजिडेंसी है लंदन में, याद रखिएगा जी। जो शाही ख़ानदान है उनकी ये रिहाइश गाह है, शाही रिहाइश गाह है, तो वो कहाँ पे वाक़ है? वो लंदन में है। उसके बाद है कि द गोलान हाइट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर टेरिटरी है ये किसके दरमियान है? इसराइल और सारिया के दरमियान थी। लेकिन अब अगर मौजूदा बात की जाए तो इसमें काबिज कौन सा है, इसमें डोमिनेंट कौन सा है? वो इसराइल जो है इस पर अपनी डोमिनेंसी दिखा चुका है, याद रखिएगा जी। इसराइल इसके ऊपर डोमिनेंसी दिखा चुका है। आर्य समाज फाउंडेड इन, बेसिकली प्रो हिंदी जो हिंदू फाउंडेशन थी ये कब बनती है? याद रखिएगा 1875 में। और कौन इसकी बुनियाद रखने वाला है? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब इसकी बुनियाद रखने वाले होते हैं जी। उसके बाद है कि बोको हरम इज एन एक्सट्रीमिस्ट शिद्दत पसंद ग्रुप है किस कंट्री में? ये नाइजीरिया में एक शिद्दत पसंद ग्रुप है। उसके बाद है अगला सवाल हमारे पास, दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किताब है और किसकी लिखी हुई है? ये स्टीफन हॉकिंग साहब की लिखी हुई किताब है। उसके बाद एक विच ऑप्शन अलाउज यू टू प्रिंट मल्टीपल स्लाइड्स इन वन पेजेस, जो मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं एक ही पेज के ऊपर, उसको क्या नाम देते हैं? द हैंड आउट्स ऑप्शन नाम देते हैं। और अगर सिंपल कंट्रोल पी पूछा जाए, ये किसके लिए है? कंट्रोल पी इज फॉर द प्रिंट। इसी तरह से कंट्रोल सी फॉर द कॉपी बेटा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए बेटा जी, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए बेटा, कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट द डॉक्यूमेंट्स के पेस्ट करने के लिए, याद रखिएगा जी। तो कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। उसके बाद है कि दिल्ली प्रपोजल तजावीज़ दिल्ली कब प्रेजेंट होती हैं? 1927 में इसको पेश किया जाता है। उसके बाद है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? तो याद रखिएगा जब हम डेसिमल सिस्टम में बात करते हैं ओवरऑल, तो के से मुराद आपने याद रखना है जी 10 रेज़ टू पावर 3 आपने याद रखना है बेटा जी। इसका मतलब क्या है? 1000 भी आप कर सकते हो बेटा जी, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, आपने याद रखना है। और मैथ के हवाले से अक्सर बात ये कैलकुलेशंस पूछी वो सवाल पूछता है, तो अपने याद रखना है बेटा कि जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। उसके सिंपल एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जैसे 1 रुपया है, उसके बनाने हैं पैसे जी, तो हम क्या करते हैं? 1 रुपया है, 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1, ठीक है। तो जब भी रुपये से, यानी रुपये बड़ा यूनिट है बेटा जी, पैसे की तरफ जाते हैं बेटा जी, वो छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट की तरफ जाते हो तो बेटा क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो जी। और इसके बरक्स जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं जी। और अगर सेंटीमीटर के हवाले से सवाल पूछा जाए जी, सेंटी, तो आपने याद रखना है बेटा सेंटी अक्सर का लिखा जाता है कि परसेंट, तो सेंट का मतलब क्या होता है बेटा? 100 होता है, ठीक है, याद रखिएगा जी। सेंटी मीन 100 आपने याद रखना है जी, ठीक है। इसी तरह से मिली बेटा ये आपने याद रखना है, मिली 10 रेज़ टू पावर -3, या इसे बेटा आप 1/1000 भी कह सकते हो, याद रखिएगा जी। तो सेंटी का मतलब क्या है बेटा? 100, जैसे परसेंट है सदस्य 100 से। और मिली मीन बेटा 10 की पावर -3 या 1/1000 भी आप कह सकते हो। और फिर मैंने ये भी आपको बता दिया है कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, और जब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाते हैं तो बेटा डिवाइड करते हैं। ये अपने मैथ का रूल याद रखना है जी। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है, द नेक्स्ट इज इफ 4 yards ऑफ द क्लॉथ इज मेड इन 2 minutes देन हाउ मैनी इन 50 minutes? 50 मिनट्स में कितने हैं? तो सादा सा तरीका आपने याद रखना है कि हमेशा रूल बेटा ये है कि जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखते हैं जी। देखिए मेरी राइट साइड ये है, मैंने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, मैं उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखूंगा। वो क्या कहता है? देन हाउ मैनी, इसका मतलब है मैंने क्लॉथ फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा जी कि क्लॉथ इन 2 minutes। यूनिटरी मेथड से कहते हैं इकाई का तरीका, जिसे आप जानते हैं बेटा जी कि 2 मिनट्स में कितना कपड़ा बनता है, वो है 4 yards बेटा जी, 4 यार्ड। और फिर मैं लिखूंगा बेटा क्लॉथ इन 1 minute, 1 मिनट में कितना होगा बेटा? मैं लिखूंगा 4/2। और मैंने कितने में फाइंड आउट करना है भाई? 50 मिनट में फाइंड आउट करना है। तो क्लॉथ मेड इन 50 minutes, तो बेटा 4/2 मल्टीप्लाइड बाई
50 हो जाएगा बेटा जी। 2 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 100 आ जाएगा। सो मेरे पास राइट जवाब क्या है, राइट आंसर इज 100। बट कैसे आया ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बता दी है बेटा। अगला सवाल भी हमारे पास बेटा वो मैथ का है, उसको भी हल करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, उसके सिंप्लीफाई भी करना है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। आप देखिए जी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 है बेटा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 बेटा जी। ठीक है, अब सीधी सी बात है बेटा, 3 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 4 से कैंसिल हो गया, 2/5 मेरे पास जवाब आ जाता है। याद रखिएगा कि जब डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो फिर हम ऑल साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। लेकिन अगर प्लस या माइनस आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, ये ख्याल कीजिएगा जी। फिर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3/4 प्लस 6/8, यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं कर सकता जी। फिर यहां पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई हैव टू टेक द एलसीएम, तो फिर मुझे एलसीएम पे जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो अगर आ जाए डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो फिर मैं उसको जो है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दाएं बाएं चारों साइडों से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बट इन केस ऑफ प्लस माइनस तो फिर मैं ये नहीं करूंगा अलाउड। क्यों? उस वक्त मुझे फिर क्या तरीका अपनाना पड़ेगा बेटा, मुझे एलसीएम की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन, कब बनती है ये, 24 अक्टूबर 1945 को ये बनती है। और इसी वजह से जो 24 अक्टूबर को है यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है जी। यूनाइटेड नेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा जी। और उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि OIC वाज फाउंडेड इन, OIC कब बनती है, ये 25 सितंबर 1969 में बनती है। और इसका दारुल-हुकूमत कहाँ पे है, वो जिद्दा में है, याद रखिएगा जी। ठीक है, OIC का जो दारुल-हुकूमत है, ठीक है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, वो जिद्दा में है जी। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, हु वन द फर्स्ट हॉकी ओलंपिक्स, वो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था, याद रखिएगा जी। उसके बाद कैपिटल ऑफ कोलंबिया, वो है बोगोटा है कैपिटल ऑफ जो है। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट, जिसमें कोई सहरा नहीं है, वो है KP के खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम था जिसको सरहद भी कहा जाता है, कि सरहद प्रोविंस कहा जाता था। उसके बाद है कि व्हाट इज द जो सिस्टोलिक प्रेशर है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो कितना होता है, वो 120 स्टार होता है, याद रखिएगा। सिस्टोलिक होता क्या है बेटा जी, बेसिकली जब कार्डियक मसल्स बेटा जब कंट्रैक्ट होते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, सिस्टोल नाम देंगे, याद रखिएगा जी, कि कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल और द कार्डियक चैम्बर बेटा जी। कार्डियक चैम्बर जो है बेटा जब कंट्रैक्ट होते हैं बेटा जी, ठीक है, तो उसको क्या नाम बोलेंगे, उसे कहते हैं सिस्टोलिक, कहते हैं कि दिल के मसल्स का सिकुड़ना, कंट्रैक्ट होना। और जब वो कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ। और फिर जब हार्ट मसल्स, हार्ट चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है, खून भर आता है। उस रिलैक्सिंग को क्या नाम देंगे, डायासिस्टोल नाम देंगे, याद रखिएगा। दैट इज कॉल्ड एज डायासिस्टोल, रिलैक्सिंग ऑफ हार्ट चैम्बर बेटा, रिलैक्सिंग ऑफ हार्ट चैम्बर्स बेटा जी, हार्ट चैम्बर्स बेटा जी। तो इसको क्या नाम देंगे, डायासिस्टोल नाम देंगे। और जो डायासिस्टोलिक प्रेशर होता है नियर अबाउट 80 से 90 के दरमियान होता है, या ओवरऑल 80 भी लिया जाता है। तो ये भी डेफिनेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक मीन और सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, और डायासिस्टोल मीन, डाया मीन एक्सपैंड होना, हार्ट मसल्स के एक्सपैंड होने को, रिलैक्स होने के, जिसमें खून उनमें भर जाता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो हमारे पास डायासिस्टोलिक कंडीशंस कहलाती है। तो ये सिस्टोल और डायासिस्टोल मिलकर एक जो है वो हार्ट साइकिल या हार्ट बीट बनाते हैं, याद रखिएगा जी। अगला हमारे पास सवाल देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर, इट्स सिमिलर टू, ये सिमिलर है चोर की दाढ़ी में तिनका बेटा जी। असल में हुआ यह था कि किसी इलाके में किसी ने चोरी की थी, तो वो चोर नहीं मिल रहा था जी। तो उसके बादशाह वक्त ने, काजी ने ऐलान किया कि
जिसकी दाढ़ी में तिनका, सबको इकट्ठा करके, हाँ भाई जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही चोर होगा। तो जो चोर था अपनी दाढ़ी को कंगालने लगा कि कहीं मेरी दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। उसने कहा पकड़ लो इसको, यही बंदा ही चोर है जी। तो जो चोर होता है अपनी आत्मों से बता रहा होता है, ठीक है, कि उसने अक्यूज किया है जी, ठीक है, उसने कोई ना कोई जुर्म किया है जी। उसके बाद है कि खमियाजा भुगतना। इसका मतलब क्या है कि टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी नतायज को भुगतना जी, खमियाजा भुगतना। जैसे कोई गलती बना कर बैठता है तो उसका खमियाजा, उसको खमियाजा जो है भुगतना पड़ता है जी, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अक्सर जो कैच छोड़ देती है तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है जी। तो खमियाजा भुगतना का मतलब क्या है बेटा? टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, के नतायज का सामना करना जी। उसके बाद है कि सरनेम ऑफ पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या है? पोस्टपोन कर देना बेटा, डिले कर देना थोड़ा सा जी, ठीक है। सो डिले और द पोस्टपोन कर लेना जी। उसके बाद है कि एरो की जो है ये बेसिकली नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी का नाम क्या है? दैट इज द डेमोग्राफी, याद रखिएगा जी। और इसी तरह से इसके डर्मेटोलॉजी अगर आ जाए वो अपने ख्याल करना है जी, डर्मेटोलॉजी। तो ये क्या है? ये बेसिकली स्किन की स्टडी का नाम है जी, स्किन स्टडी का नाम है, अपने ख्याल करना है जी, ठीक है। सो बेसिकली ये डर्म है ना, वो कहते हैं बेटा लेयर को कहते हैं जी, ठीक है। साइंस में या प्लांट साइंस में जब हम पढ़ते हैं कि एपिडर्म है, सो एपी मीन द आउटर एंड डर्म मीन द लेयर, ठीक है। द स्किन भी उसे कह सकते हैं। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, याद रखिएगा। सो डर्मेटोलॉजी और डेमोग्राफी में आपने थोड़ा सा डिफरेंस ख्याल करना है बेटा जी। उसके बाद है कि सतपारा लेक, वो कहाँ पे है? ये गिलगित बल्तिस्तान में है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमाज इस्तिस्का जो है, स्प्रेड फॉर, ये बारिश के लिए ही जो है मांगी जाती है। और इसी तरह से नमाज कसर जो है बेटा, वो कब पढ़ी जाती है? ये सफर में पढ़ी जाती है बेटा जी। और नमाज कसर, कसर का मतलब बेटा ये होता है कि 4 को किस में कर लेना? हाफ 2 में कर लेना। इसका मतलब है कि जिन जो नमाजें हैं उनकी 4 रकातें हैं तो वो 2 पढ़नी होती हैं जी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज है तो उसमें 4 रकातें हैं तो 2 पढ़ोगे, असर की नमाज है 4 रकातें हैं तो 2 पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो मगरिब की नमाज है जी, नमाज मगरिब बेटा जी, उसमें चूंकि 3 रकातें हैं वो 3 की 3 ही पढ़नी पड़ेंगी, उसको तो नहीं हम हाफ कर सकते, याद रखिएगा। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि नमाज कसर में, मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? वही 3 रकातें होती हैं। बट इनके इशा के बारे में पूछा जाए तो वो 4 की बजाय 2 होती हैं, क्योंकि कसर का मतलब ही यही है कि 4 से 2 कर लेना, याद रखिएगा। कब पड़ी जाती है? सफर के दौरान। और फिर इसका जो है मेरे में डिस्टेंस भी है प्रॉपर कि अगर इतने किलोमीटर के फासले के ऊपर फिर आपका स्टे कितना होगा, तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद है कि अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड, उसको क्या नाम देते हैं? उसको सैटेलाइट्स नाम देते हैं। जमीन के इर्द गिर्द जो वो घूमता है वो कितना है? वो सैटेलाइट उसे कहते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि एब्ल्यूशन मीन्स, इसका मतलब है वुजू करना बेटा जी, कि वॉशिंग ऑफ वंस बॉडी पार्ट्स ऑफ इट एज इस रिलीजियस राइट। जैसे कि मुसलमान जो है वो वुजू करते हैं, तो वुजू करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ओवरऑल? कि दैट इज एब्ल्यूशन, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि ओजोन प्रिवेंट्स विच रेस, ओजोन जो है उसका फार्मूला क्या है बेटा? O3 है, याद रखिएगा। और ये किस रेस को फिल्टर करती है? वो सूरज से आने वाली जो यूवी रेज हैं बेटा जी, अल्ट्रा वायलेट रेज बेटा जी, अल्ट्रा वायलेट रेज। असल में ये वेवलेंथ के हवाले से उसका नाम दिया जाता है कि अल्ट्रा वायलेट रेस, इनको ये फिल्टर करती है। अगर फिल्टर ना करें तो फिर क्या हो सकता है? उस वजह से इंसानी जो जिस्म है या ओवरऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लस जो भी हमारा जो ये लिविंग हैबिट जो इन्वायरमेंट है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और जो वाइट लाइट है वो अगर इसके हवाले से सवाल पूछा जाए तो वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। आम जो कॉमन लाइट है वो 7 रंग कौन से हैं? वो है बेटा विब गायर है, याद रखिएगा जी। उसकी तरतीब बेटा इस हवाले से ये 7 रंगों से, ठीक है। वी से मुराद बेटा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आम जो रोशनी है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है जी। उसके बाद अगला सवाल है कि बिग बैन इज इन, वो कहाँ पे है? वो लंदन यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल है बेटा हमारे पास कि नेग्रोनो
करेक्ट, कंफ्लिक्ट इज बिटवीन, ये किसके दरमियान है, ये आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान ये कंफ्लिक्ट है। सॉफ्ट कोल, बेसिकली यहाँ कार्बन की कंपोजिशंस के हवाले से इसको डिवाइड किया गया है कि सॉफ्ट कोल जो है ये कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल मीन जो जलने वाला होता है, उसे क्या नाम देते हैं, उसे बिटुमिनस कोल नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि जो है ऑक्सीजन ये जलने में मदद देती है, याद रखिएगा जी, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। और जो CO2 है बेटा जी, याद रखिएगा ये जलती हुई चीजों को बुझा देती है जी, जलती हुई चीजों को बुझा देती है, बुझाने का काम करती है जी, ठीक है। और फिर ये भी सवाल अक्सर औक़ात कहा जाता है कि जो बरने का अमल है, इट इज़ रिकमेंडेड इन ओपन एयर, ओपन एयर में बरने का अमल रिकमेंड किया जाता है, या सर्दियों के मौसम में अमूमन जब आप जो अंगीठी जला के सोते हो तो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि थोड़ा सा रोशनदान या कुछ एरिएशन हो सके। क्यों? क्योंकि जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कमरे के अंदर सारी की सारी ऑक्सीजन वो तो यूटिलाइज हो जाएगी, किस में, जलने के अमल में। तो फिर कौन सी गैस खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है जी। अब मजीद जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होगी, वो साइलेंट किलर गैस है, ठीक है। इसी वजह से रिकमेंडेशन ये है कि जलने का अमल हमेशा ओपन एयर में रिकमेंडेड है जी, ठीक है। उसके बाद है कि मुस्लिम्स एंड सिख कम्युनिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट आर्टिकल 360 इन यूके। मुसलमान और सिख कम्युनिटी ने बेसिकली आर्टिकल 360 के खिलाफ एहतजाज किया था। अगस्त 2019 में बेसिकली इंडिया ने अपने आर्टिकल में थोड़ी तरमीम की थी। उनका बेसिक पर्पज़ यह था कि कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जे को बरकरार रखा जाए, तो इसी वजह से उन्होंने अपने आइन में तरमीम की थी। वो कौन सा आइन था, वो था आर्टिकल 360 था जी। एम्पीरियलिज्म जो है एक मूवमेंट है, ये कब स्टार्ट होती है बेटा, किस सेंचुरी में स्टार्ट होती है, 15th सेंचुरी में बेटा इसका आगाज होता है जी। अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल, अली पोरका एली किसकी तसनीफ है, तो याद रखिएगा ये मुमताज मुफ्ती साहब की तसनीफ है। गुज़वा उहद कब हुआ था, गुज़वा उहद 3 हिजरी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि किस सहाबी को सबसे बड़ा कारी कुरान कहा जाता है, वो है अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसी तरह से किस सहाबी को गुस्लुल मलाइका कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा जी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, गुस्लुल मलाइका हजरत हंजला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है। किस सहाबी को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था, यानी अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार, ये किस सहाबी का लक़ब था, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस गुज़वा के मौके के ऊपर इनको ये लक़ब दिया गया था, वो गुज़वा था गुज़वाए मौता। इस मौके के ऊपर उनको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब अता हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है कि बामानी वाहिद लफ्ज़ को क्या बोलते हैं बेटा, उसको कलमा कहा जाता है, याद रखिएगा जी। और फिर बामानी लफ्ज़ जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं। उसके बाद है कि इस्तारा के कितने अरकान हैं, इस्तारा के याद रखिएगा 3 अरकान हैं। वो 3 अरकान कौन से हैं बेटा, मुस्तार लहू, ठीक है, नंबर 1 मुस्तार लहू, नंबर 2 मुस्तार मिनहू, नंबर 3 बेटा जी वजह जामे बेटा जी। और मुस्तार लहू जिसके लिए उधार लिया जाए बेटा जी, जिसके लिए उधार लिया जाए, वो लफ्ज़ उधार लिया जाए बेटा जी। और मुस्तार मिनहू क्या है बेटा जी, कि जिससे उधार लिया जाए जी, जिससे उधार लिया जाए जी। मिसाल के तौर पर असलम शेर है जी। अब किसके लिए जो लफ्ज़ असलम जो शेर इस्तेमाल हुआ है, वो है जिसके लिए उधार लिया जाए। असलम क्या है बेटा जी, नंबर 1 मुस्तार लहू है जी। और जिससे उधार लिया जाए, किससे उधार लिया जा रहा है, शेर से उधार लिया जा रहा है, ये क्या है, मुस्तार मिनहू है बेटा जी। और वजह जमा इन दोनों में खसूसियत क्या है, बहादुरी की खसूसियत है जी, ताकतवरी की खसूसियत है जी, तो वजह जामे से कहते हैं। और मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, याद रखिएगा, तरफ़ैन इस्तारा भी कहा जाता है इन दोनों को बेटा, इन दोनों को तरफ़ैन इस्तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये भी सवाल रिपीटेड है कि इस्तारा के लफ्जी मानी क्या है, लुग़वी मानी क्या है।
इस्तारा के लुग़वी मानी है उधार लेना, याद रखिएगा बेटा, देना नहीं है। इस्तारा उधार लेना। इसके मुकाबले में तशबीह के कितने अरकान है याद रखिएगा, वो है 5 अरकान, याद रखिएगा जी। तो तशबीह, इसके अरकान कितने हैं बेटा जी, याद रखिएगा, इसके 5 अरकान हैं बेटा जी। इसके अरकान कितने हैं, वो हैं 5 अरकान। और इस्तारा के कितने अरकान हैं बेटा, 3 अरकान, याद रखिएगा जी। तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के। ओद पंच रिसाला, ये मुंशी सजाद हुसैन साहब का है। उसके बाद है कि वो खास नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे खिताब कहते हैं। ये इस्म अलम की बेटा एक साम है बेटा जी, इस्म अलम की एक किस्म है बेटा जी। मिसाल के तौर पर जैसे शम्सुल उलमा, शम्सुल उलमा ये किसका खिताब था बेटा, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का था बेटा जी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, कि आलमों का सूरज जिसे कहा जाता है। इसी तरह से निशान हैदर, इसी तरह से तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हुस्न कारकर्दगी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उर्दू ग्रामर की रूह से इनको खिताब कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है कि कवायद के कितने हिस्से होते हैं। कवायद के बेटा 2 हिस्से होते हैं, याद रखिएगा जी, एक सर्फ और एक नहव बेटा जी, एक सर्फ और एक नहव। सर्फ में बेटा सिर्फ लफ्ज पे बहस की जाती है, इसमें बेटा जुमलों पे बहस की जाती है जी, जुमलों वगैरह और पूरी डिस्क्रिप्शन। इसमें सिर्फ एक लफ्ज बेटा जी सर्फ के ऊपर। और नहव में क्या होता है, पूरे जुमले की डिस्क्रिप्शन जो है, चाहे वो ग्रामेटिकली क्या है, ये सारे का सारा देखा जाता है जी। उसके बाद है कि फैज़ अहमद फैज़, ठीक है, जदीद सदी का इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ के आखिरी अय्याम के मजमुए का जो कुलियात है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुबार अय्याम, उसका नाम है बेटा जी। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ साहब जी, ठीक है, जो है जिनको लेनियन जो पीस प्राइज से भी नवाजा जाता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो भी इन्हीं का कलाम है, फैज़ अहमद फैज़ साहब का ही कलाम है, याद रखिएगा जी। ठीक है, और इसी तरह से नुस्खा हाय वफा, ये भी इन्हीं की किताब का नाम है जी, नुस्खा हाय वफा, ये भी इन्हीं की किताब का नाम है बेटा जी। उसके माने कि वो फेल जिसमें किसी काम का गुजरे हुए ज़माने में जिक्र पाया जाए, लेकिन ये पता ना हो कि माजी करीब या माजी दूर है, माजी बईद है, तो वो क्या कहलाता है, वो माजी मुतलक कहलाता है, याद रखिएगा जी। ठीक है, जैसे अली ने खत लिखा, अब बेटा ये है तो माजी मुतलक, लेकिन ये नहीं पता कि करीब का है या बईद का है जी। ठीक है, इसका तरीकाकार ये होता है बेटा जी, ये लिखा क्या है बेटा जी, मुतलक है, कौन सा है बेटा, माजी मुतलक है। और अगर मैं ये लिख दूं बेटा लिखा में है कर दूं बेटा जी, उर्दू रूल के मुताबिक लिखा है, तो इसे क्या नाम देंगे बेटा, फेल माजी मुतलक करीब होगा बेटा जी। और अगर लिखा था आ जाए बेटा तो इसे कहेंगे फेल माजी बाईद कहेंगे। तो लिखा है वो काम जो कि गुजरे हुए जमाने में मौजूदा पाया जाए जी। जैसे मैं उसने खत लिखा है इंग्लिश में तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, बट उर्दू अलहदा अपनी टर्मिनोलॉजीज रखती है बेटा, ग्रामर अलहदा है। तो उर्दू के हवाले से क्या है बेटा, ये फेल माजी करीब है, लिखा है, और लिखा था बेटा क्या है, ये क्या है, फेल माजी बाईद, जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुजरे हुए जमाने में पाया जाए।